गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? चलिए, इसके पहले वाला जो टॉपिक था हम लोग का वो था इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर। हमने इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर में ऐसा पढ़ा कि एक्चुअली इसका वर्क फंक्शन क्या है, क्या करता है, क्या पर्पस है, क्या यूजेस है, क्या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है और इसके जो भी लॉजिक ऑपरेशंस थे। इन सबको जानने के बाद आज हम बात करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। आइए बात करते हैं। बहुत बड़े क्वेश्चन आ चुके हैं इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे। टर्म कहता है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। ध्यान दीजिए, बात हम स्फेरिकल कंडक्टर की करें तो अर्थ का नाम तो अर्थ देखा ही आपने। अर्थ भी अपने आप में क्या है? कंडक्टर। सपोज हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, और ये हमारा सेंटर है। यहाँ पर चार्ज यदि हम प्लस क्यू रख दें और इसका रेडियस हमारा आर हो जाए यहाँ पर, तो हमें लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ओ मान लें। अच्छा, जो रेडियस यहाँ तक है वही रेडियस यहाँ तक का भी होगा, वही यहाँ भी होगा, यही यहाँ भी होगा। मतलब हर जगह रेडियस क्या है? सेम। भाई रेडियस सेम है तो हर पॉइंट पर हमारा पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। और चूंकि हमें एक्चुअली चाहिए क्या है? कैपेसिटेंस। और हम ऐसा जानते हैं कैपेसिटेंस में आपको बता दें कि C इज इक्वल टू क्यू बाई भी होता है। तो हमें सबसे पहले क्या जरूरत पड़ेगी कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए? पोटेंशियल। तो हम ऐसा कंसीडर करने की, मान लीजिए हमारे पास चार्ज Q है जिसका रेडियस R है और जिसका स्फेरिकल कंडक्टर है। तो हम यहाँ पे कहें कि फ्रॉम गिवन फिगर पोटेंशियल V इज इक्वल टू, फॉर्मूला हम जानते ही हैं, 1/4πε0। चार्ज हमारा Q है, डिस्टेंस हमारा R है, लिख सकते हैं। इसीलिए कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, ध्यान दीजिएगा, चूंकि ये स्फेरिकल कंडक्टर है तो डिस्टेंस इसका सेम होगा। प्रत्येक पॉइंट पर चूंकि डिस्टेंस सेम है तो पोटेंशियल भी क्या होगा? हमारा सेम होगा। और हमने कैपेसिटेंस फाइंड करनी है और ऐसा हम जानते हैं कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू क्यू बाई भी। थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो Q हम एज इट इज लिख देते हैं और भी यहाँ ये वाला कह रहा है लिखने के लिए, तो डिवाइड बाई हम यहाँ लिख दें Q बाई में 4πε0 R। ये चीज ऊपर चली जाएंगी तो C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? Q से Q काट दिया, रिजल्ट बचेगा 4πε0 R। ध्यान से देखिए, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। ये इस स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस। एक खास बात हम समझ लें, क्योंकि आपने पढ़ा था 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कुछ ऐसा ही हमने पढ़ा था। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसीलिए इसको हम उल्टा कर दें, 4πε0 कर दें तो ये 1/9 × 10⁹ हो जाएगा। तो आपको एक कंसेप्ट हम समझा दे पहले ही कि कुल मिलाकर के ये वाला चीज जो है एक कांस्टेंट वैल्यू है, अर्थात हम कहें कि इतनी जो वैल्यू है ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू है। अब इस कांस्टेंट टर्म को हम हटा दें तो प्रोपोर्शनल टर्म लग जाएगा। तो हम इसलिए यहाँ कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 या फ्रॉम इक्वेशन A इस कांस्टेंट टर्म को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल का टर्म लग जाएगा, इसीलिए C प्रोपोर्शनल R। C प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। और C प्रोपोर्शनल R का मतलब क्या होता है? तो ये कहता है कि किसी स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो उसके डिस्टेंस, उसके रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात C जो है ये प्रोपोर्शनल है R का, मींस R की वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे उसकी कैपेसिटेंस बढ़ती जाएगी। कोई स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका डिस्टेंस कुछ है, इसके डिस्टेंस को जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे उसकी कैपेसिटेंस भी वैसे वैसे क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। रेडियस, डिस्टेंस बढ़ाते जाओ कैपेसिटेंस बढ़ता जाएगा, रेडियस घटाओ कैपेसिटेंस घटता जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो अर्थ भी हमारा एक स्फेरिकल बॉडी है, इसका भी कुछ कैपेसिटेंस है बिकॉज ये कंडक्टर है। तो आइए हम बात करते हैं कि उस अर्थ चूंकि एक स्फेरिकल कंडक्टर है तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी होती है।
तो पहला चीज जिस तरह से टर्म हमारा कह रहा है कि आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का हमें कैपेसिटेंस चाहिए, तो हम ऐसा कह सकते हैं कैपेसिटेंस का फार्मूला हम कौन सा यूज कर लेंगे, C इज इक्वल टू 4πε0r, जहां पे r क्या है, रेडियस ऑफ द कंडक्टर। अब इस इक्वेशन से चूंकि ये कांस्टेंट वैल्यू और किसी कांस्टेंट वैल्यू को जब भी हम हटाते हैं तो वहां पे टर्म हमारा कौन सा होता है, प्रोपोर्शनलिटी का। तो जैसे ही आप यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल देते हैं तो साथ में क्या जाता है हमारा, तो अब ये रिलेशन ये बताता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि जैसे जैसे रेडियस हमारा बढ़ेगा इसकी कैपेसिटेंस बढ़ती जाएगी। मीन्स कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर है उसका रेडियस हम यदि बड़ा कर दें तो उसकी कैपेसिटेंस बढ़ती जाएगी। यदि घट जाता है रेडियस तो कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इस रिलेशन का यही मतलब है। तो कुल मिलाकर के कहा जाए कि किसी आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर कैपेसिटेंस कितना होता है तो हम इस फॉर्मूले से, इस डेरिवेशन से समझ सकते हैं। अब इस टर्म को हम कुछ थोड़ा ऐसे एक बार थोड़ा सा इसको देख लीजिए। हम यहाँ पे एक चीज और दिखा सकते हैं आपको, जैसे मान लीजिए कि चूंकि अर्थ इज अ स्फेरिकल कंडक्टर, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सिंस अर्थ इज अ अर्थ एक स्फेरिकल कंडक्टर है। आज चूंकि अर्थ एक स्फेरिकल कंडक्टर और सपोज हम इसको अर्थ में एज्यूम कर लें, इसको यहां पे हम एज्यूम कर ले दिस इज अर्थ और उसका रेडियस हम मान लेते हैं कितना, r, चार्ज क्यों मान ले, तो हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर C का फार्मूला होता है कितना हमारे पास, 4πε0r, यही होता है। लेकिन अब चूंकि हम जो भी बात कर रहे हैं अर्थ की बात कर रहे हैं, तो अब ये वाला हमारा जो कंसेप्ट है 4πε0r, अब ये r नहीं रहा है, यहाँ पे r कौन सा ले लेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं कि वेयर r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। r क्या हमारा, अर्थ का रेडियस है, और अर्थ का रेडियस हम जानते हैं 6400 किलोमीटर होता है। अब इस किलोमीटर को यदि आप मीटर में चेंज करते हैं तो 6.4 × 10⁶ मीटर होता है। इसकी वैल्यू यदि हम यहाँ प्लेस करें तो 4πε0r की वैल्यू कितनी, 9 × 10⁹ × 6.4 × 10⁶ मीटर। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है 0.711 × 10⁻3। इस डेसिमल टर्म को हम यदि हटा दें, चूंकि कैपेसिटेंस निकाल दें तो यहाँ फेरेड होगा। अब यदि इस 0.3 को हम हटा दें तो रिजल्ट हमारा हो जाएगा 711 × 10⁶ फेरेड। इतना फेरेड एक माइक्रो फेरेड को बताता है, तो C इज इक्वल टू 711 माइक्रो फेरेड हो जाएगा। ये अर्थ का कैपेसिटेंस होगा। तो बाय द वे कोई पूछता है कि अर्थ का कैपेसिटेंस कितना है, तो हमने बताना है 711 माइक्रो फेरेड। ठीक, चलिए अब आपने देखा कि यदि चूंकि अर्थ की हम बात कर रहे हैं और वी नो वेरी वेल अबाउट इट, अर्थ इज अ स्फेरिकल कंडक्टर। यदि अर्थ एक स्फेरिकल कंडक्टर है, उसका रेडियस, तो देखिए रेडियस क्या है कि हमें ऑलरेडी पता है 6400 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली हम अर्थ के रेडियस को लेकर के चलते हैं। यदि अर्थ के रेडियस को हम रखें किलोमीटर में, फिर उसको कन्वर्ट करें मीटर में, तो कुछ रिजल्ट यूं आता है। जब इसकी वैल्यू हम यहां तक रखते हैं, आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 711 माइक्रोफैराड। तो कई दफा एंट्रेंस में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अर्थ चूंकि एक स्फेरिकल कंडक्टर है तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, तो आपने याद रखना है कैपेसिटेंस अर्थ का 711 माइक्रोफैराड, मींस 711 माइक्रोफैराड अर्थ का कैपेसिटेंस होता है। इसको एक बार रीड कर लीजिए। आइए अब हम बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जानने की कोशिश करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक्चुअली होता क्या है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में हम जानेंगे। पहले इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं किस तरह का कंस्ट्रक्शन है, फिर हम इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत सारे इससे न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत सारे ऐसे कंक्लूजन्स आएंगे, उसका कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे, फिर हम उसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करके देखेंगे कि उसका क्या इफेक्ट होता है। तो कुल मिलाकर के इसके अंदर हम पहले बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आइए बात करते हैं। देखिए पैरेलल प्लेट को छोड़ दिया जाए तो कैपेसिटर, और कैपेसिटर में दो प्लेटें होती हैं, तो इसमें भी हमने कहना है कि इसमें दो पैरेलल प्लेटें होती हैं। समझिएगा ध्यान से, इसके अंदर दो पैरेलल प्लेटें होती हैं और दोनों प्लेटों के बीच में स्मॉल डिस्टेंस होता है। पहली बात, दोनों जो प्लेट हैं इन पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है, ये भी याद रखिएगा। दोनों प्लेटों का एरिया सेम होता है, पहली। दूसरी बात, तीसरी बात कि ये जो पैरेलल प्लेट जो है, इस पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी
इस पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, दोनों सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल एंड अपोजिट होगी, मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगी, याद रखिएगा। मीन्स हमारे कहने का मतलब क्या है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू प्लेट। यहां पे हम कह सकते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ टू प्लेट, टू पैरेलल प्लेट कह सकते हैं। अब ये दोनों प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस होता है कह सकते हैं केप्ट स्मॉल डिस्टेंस। पहली चीज, इनका एरिया दोनों प्लेटों का सेम होता है, दोनों प्लेटों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। दूसरी चीज, इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, याद रखिए फर्स्ट लेक्चर का है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको हमने सिग्मा कहना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ये इक्वल एंड अपोजिट होता है, इक्वल एंड अपोजिट, ध्यान से समझिएगा, इक्वल एंड अपोजिट। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई एरिया होता है, मतलब चार्ज बाई एरिया, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। ये फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ाया था। तो कुल मिलाकर के कहा जाए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, तो हमने कहना है कि ये दो पैरेलल प्लेट को कंसिस्ट करता है और इन दोनों के बीच में स्मॉल डिस्टेंस होता है, एरिया सेम होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है इक्वल एंड अपोजिट होती है। इसी टर्म को हम क्या कहते हैं बाबू, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। थोड़ा सा इसको हम स्ट्रक्चर्ड करें, कंस्ट्रक्टर वाइज देख लें, तो इसका कंस्ट्रक्शन एक बार देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए हमने कहा दो पैरेलल प्लेट हो गई, याद रखेंगे ये दो प्लेटें हो गई, एक प्लेट ये हो गया, दूसरा प्लेट कितना हो गया, दोनों का एरिया सेम होगा, स्मॉल डिस्टेंस होगा और दोनों पर इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको हम और क्लियर कर दें, मान लीजिए सपोज हम ऐसा करें कि हमारे पास एक प्लेट है, इस पर जो चार्ज है वो पॉजिटिवली चार्ज है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यदि एक दूसरे प्लेट को, जिसको हमने बी कहा है, जब इसके नियर हम रखते हैं दूसरे प्लेट को, तो जैसे ही नियर रखते हैं तो ये वाला जो प्लेट है ना बाबू, ये वाला इसका चार्ज इसके ऊपर इंड्यूस्ड होगा नेगेटिव चार्ज, मतलब कि जो पॉजिटिव है ना अपोजिट चार्ज इंड्यूस रहता है। तो दूसरा टर्म हम क्या कर सकते हैं, ये फर्स्ट हो गया, दूसरा ये सेम प्लेट हमारा वही रहेगा, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन है, बाकी कुछ नहीं है, ये पॉजिटिव है ही। अब ये प्लेट जो बी वाला है, जैसे इसके इस प्लेट को इसके नजदीक लाएंगे, इसके ऊपर कौन सा चार्ज इंड्यूस जाएगा, एक साइड नेगेटिव। जब भी चार्ज इंड्यूस होता है ना, तो एक साइड जो भी चार्ज होता है, दूसरे साइड उसका अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाता है। यदि इस साइड नेगेटिव है तो इस साइड कौन सा आ गया, पॉजिटिव, क्लियर है। अच्छा, जैसे ही इसको हम इसके करीब ला रहे हैं तो इस पर क्या हो रहा है, चार्ज नेगेटिवली इंड्यूस हो जाता है, जिससे का मतलब ये होता है कि इसका पोटेंशियल, प्लेट ए का पोटेंशियल धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होगा। समझिएगा, हमने चार्ज प्लेट रखा, एक कंडक्टिंग प्लेट को रखा, चार्ज हमारा इंड्यूस्ड हो गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इस साइड पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करेंगे, जब ये नेगेटिव चार्ज हो गया इस साइड और इस साइड पॉजिटिव चार्ज, तो याद रखना हमने कि जैसे इस पर आ गया तो इस पर से कुछ आया जैसे, इसका मतलब कि इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, किसका, इसका। उसी दौरान हमने क्या किया, ये बी, उसी दौरान हमने क्या किया कि जो प्लेट ए था हमारा और ये प्लेट हमारा जो बी, नेगेटिव 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 नेगेटिव, इस साइड जो पॉजिटिव है, हमने क्या किया, अर्थिंग कर दी। जैसे ही आप ग्राउंड करते हो तो ये जाकर के इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। और जैसे न्यूट्रलाइज करता है तो जैसे पहले इसका पोटेंशियल था, इस बी का सेम पहले की तरह हो जाता है। तो कुछ ये कंस्ट्रक्शन है जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में रखे जाते हैं। ये कम से कम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इतना हम दिखा सकते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दो प्लेटों को कंसिस्ट करता है, दोनों पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं और दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल एंड अपोजिट होती है, दोनों का एरिया सेम होता है दोनों प्लेटों का, और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो सेम होता है। इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, कुल मिलाकर के हमने देखा कि आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना है और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होता है,
डायलेक्ट्रिक मीडियम कितना रखेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, इन तमाम चीज़ों का एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक इसे आराम से देखिए, रीड कीजिए एंड एंजॉय कीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। देखते रहें स्वधान इंडिया फाइट बैक।